बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बहनें बैठी हैं, आप सबको नमस्ते। बड़ी दूर से कुछ विचार लेके आए दिमाग में और ऐसा लग रहा है कि उसकी ज़रूरत है आप सब ने, हम सब ने, तो आप उस पर चर्चा करना है। हरियाणवी समझ आ जाएगी ना? और हरियाणवी पंजाबी एक ही है। अब मैंने लगभग 3 महीने पहले एक तख्ती ले ली प्लास्टिक की, उस पर अपना जो पंजाबी का है ना कायदा आड़ा उड़ा ये सारा था। अब मैं जब इसको पढ़ लिया और मैंने देखा है तो हरियाणवी है, फिर बाद में समझ में आया कि थोड़े दिन पहले एक ही थे तो वो आ जाएगी समझ में। लेकिन हिंदी पे ही बात कर लेंगे हम। इस टाइम अपनी बहुत सारी चर्चा चली, भाई से बात हुई, फौज के बारे में बात हुई, फिर आप कह रहे हो खेती के बारे में, पशुओं के बारे में। इसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री है, आज कोई और है, कल कोई और था और कल कोई और होगा, लेकिन प्रधानमंत्री कोई भी है, या फिर और उसके बराबर के लोग हैं, किसी भी पार्टी का नेता है या कोई भी, चाहे वो पंजाब का अब का नेता हो और पहले के नेता हो या कोई भी है, इन सब के बारे में एक बार समझना पड़ेगा कि देखते हैं ये है क्या। क्या हुआ कि पीछे लगभग 4-5 साल हो गए, 4 साल हो गए, ये बीमारी आई थी जिसका नाम हम कह रहे दुनिया में बीमारी आई। उस बीमारी के नाम पे पूरी दुनिया में सुइयां लगा दी, टीके लगा दिए। तो हमने जब ये कहा कि भी ये गलत है, तो लोगों ने बोला कि ये तो पूरी दुनिया में है, तो पूरी दुनिया में गलत है क्या? तो हम फिर ये कह रहे थे कि पूरी दुनिया में गलत है। तो फिर लोगों ने ये बोला कि पूरी दुनिया में गलत है तो कौन कर रहा है? अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि पूरी दुनिया में ही कौन कर रहा है। इन सारी चीज़ों को जब हम समझेंगे तो हमें अपने बच्चे भी समझ आएंगे, अपनी खेती भी समझ आएगी, खेती का जहर भी समझ आएगा, पशुओं का जहर समझ आएगा, फिर जो आप कैंसर की बात कह रहे थे वो भी समझ आएगा। ये सारा का सारा एक जगह से चल रहा है और पूरी दुनिया में चल रहा है। और ये सबसे कमाल की बात है कि पूरी दुनिया में एक विचार इतना बड़ा काम कर गया कि हमारी रेंज से सोचने से बाहर हो गया, और इस समय वो समझना जरूरी है। अभी इन्होंने क्या किया, थोड़े दिन पहले कुछ कानून बनाए हमारे परिवारों को लेके, हमारी बेटियों को लेके। क्या बना दिया, अगर शादी करे, माँ बाप शादी करे तो 21 में कर सकता है। पहले 18 की शादी थी बेटी की शादी, और अब 21 कर दी। लेकिन वो बिना शादी करे लिव इन रिलेशनशिप में वो 16 में रह सकती है या रह सकता है। बिना शादी करे अभी एक बार लिव इन रिलेशनशिप में 2 बार, 4 बार, 20 बार, कितनी भी बार रह सकता है। यानी जो हमारे समाज में सबसे निचला काम था, सबसे खराब काम था, हमारे मर्यादाओं से में वो सबसे गिरा हुआ काम था, वो इतना आसानी से कर दिया और हम चुप हैं। जो अवैध बच्चे पैदा होंगे उसको संभालने की तैयारी सरकार कर रही है। जिले स्तर पे सेंटर खोल रही है कि ऐसे बच्चे जो लिव इन में पैदा होंगे, माँ बाप कल अलग हो गए, बच्चा अनाथ है, तो वो कहां पलेगा? वो सरकार पालेगी। इस पॉइंट पे जब हम देखते हैं, इसके साथ में और कई पॉइंट हैं और कई कानून बना दिए इन्होंने। जो इस पे ये कानून बनाया, उसमें सबसे बड़ी बात ये है, आप के पिछले 40-50 साल से आप देख रहे होंगे जितने भी नेता आए, उन सब नेताओं से आप पूछो कि क्या इस सिख समाज के लिए ये कानून ठीक है कि बेटी की उम्र शादी की अगर माँ बाप करे तो 21 में करेगा, उससे पहले करेगा तो जेल होगी, और वो अपनी मर्जी से लिव इन में अवैध संबंधों में वो 16 में रहे। आप अपने आम आदमी, गांव के आदमी से पूछिए, वो ना करेगा भी, ये गलत है। आप अपने सरपंच से पूछिए, ग्राम पंचायत मेंबर से पूछिए, फिर आप अपने एमएलए से पूछिए, ब्लॉक समिति मेंबर से, जिला पार्षद से पूछिए, फिर आप एमपी से पूछिए, गवर्नर से पूछो, आप प्रधानमंत्री से पूछो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से पूछो। इस बात पे आम आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक हर एक आदमी बोलेगा कि ये गलत है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। भी मेरी बेटी है, मेरी बहन है, उसके बारे में ये निर्णय सरकार ने कर दिया, क्या मेरे को पूछा? मुझे पूछने का मतलब क्या मेरे समाज को पूछा, क्या मेरे गांव को पूछा कि क्या ये नियम ठीक है? और अगर ये नियम मेरा समाज गलत कह रहा है तो ये लागू कैसे कर दिए?
और प्रधानमंत्री मेरे गांव का, मेरे समाज का है। अब वो हिंदू कह रहा है, अपने आप को हिंदू कह रहा है, हिंदू 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 मुस्लिम करके उसने पूरे देश की ऐसी कर रखी है। तो जब वो हिंदू कह रहा है तो इसका मतलब वो मेरी बात कह रहा है, और मेरे समाज को तोड़, मेरे परिवार के बर्बादी की बात कह रहा है। वो मेरे आने वाली अगली पीढ़ी बर्बाद होने वाली है पूरी तरह, हमारी मर्यादाएं, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर खत्म होने वाला है। इसका मसौदा, इसकी तैयारी कर दी कानून बना के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, पूरे के पूरे सिस्टम ने। तो जब आम आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक इस बात को मना करते हैं कि ये तो नहीं होना चाहिए, तो कानून किसने बना दिए फिर? इनके अलावा तो कोई कानून भी नहीं बनाता। कानून बनाने वाले एमपी हैं, एमएलए हैं, फिर राष्ट्रपति है, इसके अलावा तो कोई है नहीं, राज्यसभा के सांसद हैं। ये सब के सब अगर हम इनसे पूछें, ये मना करेंगे कि ये तो गलत है, लेकिन इनके मना करने के बावजूद कानून कैसे बन गए? मेरा तो ये सवाल है बड़ा। तो जब हम इस पे देख रहे थे तो पता चलता है कि इनका बाप कोई और ऊपर बैठा है, इनकी रेंज में कुछ नहीं, इनके ऊपर से लिखा लिखा एक चिट्ठा आता है, ये करना है और ये कर देते और बात खत्म। तो जब इस पे सोचना शुरू किया तो कुछ और बड़ी बड़ी बात निकल के आई। क्या निकल के आई? इस समय अपना पूरा समाज कर्जे में है, किसान तो लगभग 100% कर्जे में है। किसान क्रेडिट कार्ड 2010 के आसपास शुरू किए थे इन्होंने। 13-14 साल में पूरी खेती किसानी पूरी तरह कर्जे में ला दी, और जो नौकरी वाला था उसकी पूरी की पूरी जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो ईएमआई में जा रही है। भाई मोटरसाइकिल की दे दी, कार की दे दी, घर की दे दी, फ्लैट की दे दी, ये दे दी, मतलब वो आया और इधर चला गया, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो शहर में रहने वाला ईएमआई पे जी रहा है, किस्तों पे, और जो गांव में रहने वाला उसकी जमीन 1 एकड़ की अगर कीमत, वैसे तो कीमत होती नहीं थी बुजुर्गों के टाइम पे, तो बोलते थे कि जमीन तो बेचने की होती नहीं, माँ है वो तो जमीन तो बिकती नहीं, तो इसकी कीमत भी नहीं है। लेकिन अब अगर देखा जाए जो कीमत इन्होंने लगा दी और समाज में एक विचार बना दिया कि कीमत है, उस समय में आज 1 एकड़ का रेट 50 लाख है, लेकिन बैंक किसान क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख देता है ना जी। अब इसका दूसरा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि अगर मैं 2 फसल लेता हूं, गेहूं और धान, चावल, तो चावल की ज्यादा से ज्यादा पैदावार 80-90 हजार की हो रही है। इतनी हो रही होगी या ज्यादा है? 1 एकड़ में पानी तो अच्छा है इधर का। नहीं, पानी अच्छा है, फसल उगे नहीं रही, गलता जहर है। मैं अब समझ गया मैं मान के चलता हूं कि 60 से 65 हजार का चावल हो रहा है। अब 40-45 हजार का गेहूं हो रहा है, 40 हजार का 20 क्विंटल, यानी 45-50 मन। इन दोनों का अगर कुल मिलाकर जोड़ करो तो 1 लाख रुपए बैठते हैं। अब इसका खर्चा गिनते हैं। इसका खर्चा अगर गिनेंगे तो यहां पे ठेका ही बोल दे होंगे किराए पे। हमारे वहां पे ठेका 60 हजार का है एकड़ का, कोई बार तो 70 भी पहुंचा रखा। तो यहां होगा 50 के आसपास, तो 45 है, 35-40 है, तो 35-40 तो ठेका उधर ज्यादा है। तो यहां पे 40 हजार ठेका मान लिया, 40 हजार का ब्याज हो गया 1 साल का। तो कुल मिला के 1 साल का 40 हजार का अगर लगावे हैं तो 12-13 हजार रुपये ब्याज भी बनेगा, क्योंकि अड़ती है, फिर वो डबल 6 महीने में हिसाब करे तो वो फिर ब्याज पे ब्याज लगे, तो लगभग 50 से 60 हजार का तो खर्चा आ गया खेत का, ब्याज और उसका ठेका। अब रह गया उसमें खर्चा दोनों फसलों का। दोनों फसलों पे कम से कम खर्चा 30 हजार का है। तो कुल मिला के ये 85 से 90 हजार हो गए, और फसल आई कितनी? 1 लाख की। पूरी 1 साल में, यानी 2 छमाही में खून पसीना करके अपने को बचे 10 हजार। कब बचे? जब पूरा परिवार खेत में काम कर रहा है। अकेला तो नहीं करता ना, गलत तो नहीं कह रहा बहन जी, है ना? पूरे साल में 4 से 5 लोगों के परिवार को 10 हजार बचे, और एक को कितने बचे? 2 हजार। कितने दिन में? 365 दिन में। कितनी दिहाड़ी पड़ी? 6 रुपए।
₹6 दिहाड़ी कमाने वाला आदमी अपने 1 एकड़ खेत का कर्जा 1 लाख रुपए साल में कैसे उतारेगा? अब बैठना पड़ेगा अपने अंदर है ना। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी की पूरी जो खेती है वो बैंकों ने और सरकारों ने मिलकर बड़ी योजना बना के कब्जे में ले ली, और किसान के पास इस समय कर्ज उतारने का कोई रास्ता दिखता नहीं। अब जब कर्जा नहीं उतर रहा तो क्या हो रहा है, आप जब बीच में जाओगे पंजाब के, हरियाणा और पंजाब को बीचों बीच चीरता हुआ एक दिल्ली कटरा हाईवे निकला है, और हरियाणा को बीचों बीच चीरता हुआ एक 152 निकला है, सीधा इधर राजस्थान नारनौल से होते उधर से और अंबाला तक निकला। वो जो ये बड़े बड़े हाईवे निकल रहे हैं पूरे देश में, इनके दोनों साइड की जमीनों की रजिस्ट्री बंद कर दी। उसको नीलाम करेगी सरकार, आम आदमी उसको ना बेच सकता और ना खरीद सकता, तो रजिस्ट्री बंद है। जहां मैं रह रहा हूं उससे 70 किलोमीटर जींद जिला, जींद को तो जानते ही हैं। जींद में एक जगह है जहां से ये हाईवे निकला, पिल्लू खेड़ा, वहां पे 5 गांव के 3800 एकड़ जमीन को बेच दिया, और पूरे गांव ही बेच दिए। और उससे पहले की योजना लेके आए। पहले क्या होता था, एक जमीन रह गई थी अपनी जिसका सरकार में रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो थी गांव की जमीन, जिसके कब्जे में पूर्वजों से होती आ रही थी, जिसके कब्जे में उसी की जमीन थी। उसको हरियाणा में लाल डोरा बोल रहे थे, है ना, पंचायत, या मतलब उस गांव की जमीन। उस लाल डोरे को तोड़ दिया, क्या कह के कि भाई आप खरीद भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते, ना लोन ले सकते इस जमीन पे, तो ऐसा करते हैं रजिस्ट्री फ्री में करते हैं। और पूरे हरियाणा के गांव की रजिस्ट्री फ्री में कर दी। और जैसे रजिस्ट्री फ्री में करी, उसके साथ आधार कार्ड अटैच था, आधार कार्ड अटैच था वो बैंक से भी कनेक्ट था, तो जिसकी रजिस्ट्री हुई उसी का पता चल गया बैंक को कि इसकी रजिस्ट्री हो गई। अगले दिन से फोन पे फोन, भाई लोन ले लो, लोन ले लो। एक चीज बच रही थी जो खुद की थी, उस पे भी लोन चढ़ गया, अब वो घर भी गया। और इस तर्ज पे पूरे हरियाणा में जो ये चल रहा है खेल, उसमें जींद में 3800 किले, 3800 एकड़ अब कंपनियों ने खरीद ली, और वहां के गांव को उठाया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि गांव की जमीन में कंपनियां लगी और गांव वही है, गांव को ही उठाएंगे वहां से, क्योंकि उस पर भी कर्जा है। इस हालात को जब हम समझ रहे थे तो इसको थोड़ा गहराई से समझना पड़ा, और बिना गहराई से समझे इसका समाधान निकल नहीं रहा था। और भाई आपका शुभ नाम क्या भाई आपका? गुरचेत भाई जी। जैसे आप फौज से रिटायर्ड हो, तनख्वाह ही है तो कोई चिंता नहीं है, अब आपको कहीं नौकरी की जरूरत नहीं, इस देश को जरूरत है आपकी। पहले आप फौज में थे, अब इस समाज में जरूरत है, क्योंकि पेट अपना परेशान नहीं है, महीने का गुजारा आएगा। अब आपकी जरूरत समाज को है। हमारे ऐसे भाई जिन्होंने नौकरी करी या जिन्होंने अपना काम किया और उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली, अब रोटी कमाने की दिक्कत नहीं है, तो अब समाज को बड़ी ज्यादा जरूरत है। वो कैसी है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। इन्होंने क्या करा था, इसको थोड़ा पीछे से समझते हैं तो सारा समझ आएगा। 1962 में एक नियम कानून लेके आए ये। 1962 में कानून था मंडी कानून, एपीएमसी एक्ट जो था, और मंडियों को शुरुआत करवाने का काम तो किया था चौधरी छोटू राम ने, और बड़ा शानदार काम था कि लोगों का सामान अच्छे तरीके से बिक जाए। लेकिन थोड़े से दिन बाद उनके जाते ही षड्यंत्र शुरू हो गए। वहां कमीशन एजेंट बैठाए, आड़ती बैठाए, सरकार ने बैठाए, ये कह गए कि गांव का सामान वहीं बिकेगा। जैसे ही गांव का सामान बिकना शुरू हुआ, लोगों ने देखा कि भाई बड़ा आसान तरीका है, गांव में ही बिक रहा है। एमएसपी दी 2 ही चीजों पे, और वो भी ढंग से नहीं दी। या तो गेहूं को बिकवा दिया गांव में और धान को बिकवा दिया। कहीं कहीं कपास का एरिया है तो वहां कपास को बिकवा दिया, कहीं सूरजमुखी का है तो सूरजमुखी बिक गई, कहां मतलब जो फसल जहां की ज्यादा थी उसको आसानी से मंडी में बिकवाना शुरू कर दिया। उससे हुआ ये, जो ये जमीन है अपनी, इससे बेहतरीन जमीन अपने पास नहीं है। ये हिमालय से भी नजदीक, और राजस्थान के भी नजदीक, और हरियाणा के, यूपी के भी नजदीक। मतलब हरियाणा पंजाब जो है वो दुनिया की बेहतरीन जगह में से है। इस जगह पे आप देखोगे, जो मैं देख पाया 25 साल पहले तक, सारी तो दालें होती थी, सारे अनाज होते थे,
सारे तेल होते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो अपने यहां पे नहीं हो रहा हो, नमक को छोड़ के। लेकिन इन्होंने क्या करा, सारी चीजों को खत्म करके दो ही चीजों पे आ गए हम, गेहूं और चावल। जब चावल बेचने जाते हैं तो थोक में बिकता है, पिटता है। आलू कहीं इतना ज्यादा हो गया कि वो नहीं बिक रहा, तो उसको लोग सड़कों पे फेंक के आते हैं। टमाटर को तो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बिकता नहीं, और बाकी चीजें हमने छोड़ दी। तो ये एपीएमसी आने के बाद शुरू हो गया था, जबकि उसकी एपीएमसी जो मंडियां बनी थी उसका बहुत शानदार काम हो सकता था। लेकिन चौधरी छोटू राम के निष्क्रिय होते या उनके जाते ही षड्यंत्र चालू हुए। और अगला षड्यंत्र जो सबसे ज्यादा रचा गया, जो आज के कर्जे का कारण बना है, जिसको हमने समझना जरूरी है। एक एक आदमी का एक एक बाल कर्जे में है, कहते हैं ना डूब गया पूरा कर्जे में, तो एक एक बाल कर्जे में डूबा पड़ा है। 1968 में बहुत सारी कंपनियों में से एक कंपनी है, वो लेके आई यूरिया, डीएपी और हरित क्रांति। जब मैं हरित क्रांति के बारे में बहुत ज्यादा बोलता हूं तो कई जने ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हरित क्रांति नहीं आती तो देश भूखा मरता। और अब जनसंख्या ज्यादा हो गई है, इसलिए ज्यादा अनाज की जरूरत है। तो एक मेरे साथी हैं इसमें एफसीआई में, मैं उनके पास चला गया एक बार। वो मेरे को जानते हैं भाई, मैं देसी खेती पे काम कर रहा हूँ, गऊ आधारित, पशु आधारित खेती पे। तो बोले कि सुनील भाई आप वाली खेती करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, पैदावार ही नहीं आएगी। माजी भाई चलो मैं तो अपनी बात फिर बताऊंगा, लेकिन आप एक बात बताओ, आप एफसीआई में हो, बड़े पद पे हो, मैनेजर हो, एक साल में सरकारी गोदामों में कितने अनाज को जानबूझ के सड़ाया जाता है पानी छिड़क छिड़क के? ये तो सबको पता ही है कि पानी छिड़क के अनाज सड़ाते हैं। उसने भी ईमानदारी से जवाब दिया, बोला आधे से ज्यादा। अब ये जो आंकड़ा था, क्योंकि क्या है कि एफसीआई के जो गोदाम है उसमें 3 साल तक का अनाज रखते थे। अगर 3 साल अनाज पैदा ही ना हो, देश में इमरजेंसी आ जाए, तो 3 साल तक वो बांट सकें। तो 3 साल का अनाज किसानों ने पैदा करके पहले स्टोर करवा रखा है। तो मैंने उसको पूछ लिया कि 1 साल का तो किसानों के पास गांव में भी है, क्योंकि ये किसान क्या करता है, ये ठेका है, क्या बोलते हो, ठेका ही बोलते होंगे, टंकी। इस टंकी में 1 साल का अनाज स्टोर करके बाकी जो बचा वही तो दिया हमने मार्केट में। तो 1 साल का तो किसानों के पास घर पे है और 3 साल का गोदामों में है, तो 4 साल का तो ये हो गया। तो मैंने एक और सवाल पूछा कि विदेशों में कितना भेज देते हैं, कि जितना 1 साल में काम आता उससे कम से कम 2 गुना तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो कितना हो गया, 6 साल का। यानी मेरे देश का किसान 1 साल में 6 साल का पैदा करके दे रहा है। अगर इसको आधा भी कर दो तो भी 3 साल का, इसको भी आधा कर दो यानी चौथा हिस्सा कर दो तो भी 1 से 1.5 साल का। तो किसान कभी भी भूखा मरने वाला, या किसान देश को भूखा नहीं मारेगा। और जो आप मेरी बात कह रहे हो कि विदेशी खेती करने से नुकसान हो जाएगा, मेरा तो मॉडल ही है, पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार। और ये पिछले 10-12 साल में सैकड़ों किसानों पे रिजल्ट दे चुके हम। तो फिर यहां से मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हमारे पास इतनी अच्छी व्यवस्था है और हमारे पास इतने अच्छे खेत है, हमारे पास इतनी सारी मजबूती है, इतना सारा अनाज एडवांस में है, तो फिर यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं थी। क्योंकि जब इनके कहने से जो सिस्टम वाले कहते हैं या सरकारें कहती है कि लोग भूखे मर जाएंगे, जिस समय लोग भूखे मरते थे उस समय मेरे से ज्यादा मजबूत मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी से ज्यादा मजबूत मेरे दादाजी थे, जो 90 साल के चलते चलते गए हैं दुनिया में से। और वो ये कह रहे थे कि मेरे से भी ज्यादा मजबूत मेरी पहली पीढ़ी थी। तो यहीं पे इनकी बात झूठी हो जाती है कि अगर समाज में इतनी भूखमरी होती तो कंकाल होके मरते लोग, लेकिन ये तो एकदम हाथियों जैसे और घोड़ों जैसे लोग रहे हैं। आपने अपने पिताजी को तो देखा होगा, जब अपने दादाजी को, तो उनके शरीर का क्या स्वास्थ्य था वो तो हम समझ ही सके, और हमने भी देखा है अपनी पहली 2-3 पीढ़ी पहले। तो वो जो समस्या है वो जानबूझ के और झूठ बका रखी है। इसको बंद कर दो जी, इसको लेके बंद कर दो। न वैसे शोर करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये शोर गड़बड़ है।
वहां से जब हम समझ रहे थे तो ये लेके आए इफको, क्रिबको, और गांव गांव इन्होंने एजेंसियां खोल दी जो सोसाइटी है ना सर, हर गांव में सोसाइटीज हैं। और इन सोसाइटियों के माध्यम से धीरे धीरे इन्होंने एडीओ लगाए, सरकारी नौकर लगाए, सरकारी नौकरी लगा लगा के गांव में यूरिया के कट्टे दे दे के भेजना शुरू किया। आपको तो सारा पता ही है जी। पहले लोग लेते नहीं थे, धीरे धीरे इन्होंने थोड़ा थोड़ा 5 किलो, 4 किलो, फिर 10 किलो, फिर 15 किलो, फिर 20 किलो ऐसे फेंकना शुरू करा। हाँ जी, इसको आज कैसे लेके आ गए हम, मतलब वहां से यहां तक जो 56-57 साल हैं वो कैसे तबाही के आए, इसको अपने समझना जरूरी है। कारण इसका यह है कि अपने पास ऐसा समाधान है, पहली ही बार में पूरी पैदावार। अगर आपकी यूरिया डीएपी डाल के 40 मन आ रही है तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि पहली बार में बिना यूरिया डीएपी के आपकी 50 मन आएगी, यानी 20 क्विंटल। अगर आपकी वैसे 16 क्विंटल आ रही है तो खेती का खर्चा खत्म हो गया, खेती में जहर खत्म हो गया, पशुओं के दूध में जहर खत्म हो गया, और क्या चाहिए फिर, और ऊपर से डॉक्टर का खर्चा खत्म हो गया। तो जो ईएमआई का जो खर्चा है डॉक्टर का, जो 60% से ज्यादा खर्चा आज डॉक्टर के पास हम कर रहे हैं, जितनी कमाई महीने की कर रहे हैं ज्यादातर डॉक्टर के पास है, दवाइयों की है। मतलब पैकेट के पैकेट पड़े हैं सबके बेड के किसी सिराने। अगर वो बचे तो और कुछ चाहिए ही नहीं, और इसका समाधान अपने पास है। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे यूरिया डीएपी डलवाना शुरू किया, और बीमारी यहां से शुरू हुई। मिट्टी में 18 तत्व चाहिए। मैं थोड़ी थोड़ी मिक्स बात करूंगा सारी, क्योंकि टाइम का अगली बार आएंगे तो फिर खेती पे ही करेंगे, जो आप कह रहे थे कि सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करेंगे। 18 तत्व मिट्टी में चाहिए। अगर एग्रीकल्चर की भाषा में बोलें, हमने दिए कितने, 3। एनपीके, यूरिया में एनपीके, डीएपी में भी पी, फास्फोरस, डाइअमोनियम फास्फेट, वो फास्फोरस का ही रूप है। तो हमने 3 दिए और देने थे 18। ऐसे ही जैसे अगर मैं शरीर को अगर देखूं, हम पूरा साल भर में सैकड़ों चीजें खाते हैं, सारी चीजें छोड़ के कोई 1 या 2 खाना शुरू कर दो, बीमार हो जाएंगे। एक चीज बढ़ जाएगी, बाकी चीजें घट जाएंगी। और शरीर में तत्वों का घटना बढ़ना ही बीमारी है। कैल्शियम बढ़ जाता है तो बीमार हो जाते हैं, कैल्शियम घट जाता है तो बीमार हो जाते हैं। यही कांड बना मिट्टी में। मिट्टी को देने थे 18 तत्व, दिए हमने 3, मिट्टी हो गई बीमार। मिट्टी बीमार हुई, कीड़े आए, फंगस आई, उसके लिए फिर दवाइयां आई, उन दवाइयों ने और बीमार करा, फिर नई बीमारी आई, फिर उसकी दवाई आई, फिर उसने और बीमार करा। धीरे धीरे करके पिछले 50 से 55 साल में अपने खेतों का सत्यानाश हो गया। अंदर कर दो। अब सीधी सी बात है, देखो ये इन्होंने बता दिया, अगर समस्या का पता चल जाए तो समाधान तो अपने आप ही आ जाता है। मुझे पता चल गया पंखा भीग रहा है, तो यही तो बताना था पंखा भीग रहा है, फिर तो अपने आप ही कर दे, अंदर करना है। जब मुझे यह समझ आया कि खेती में जो पोषण है, खेती में जो हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसमें गड़बड़ आई है, तो करना क्या है, जो वो कम ज्यादा वो उसको बैलेंस करना है और खेती का समाधान हो जाएगा। इस पे अपन लगभग 2-3 घंटे की चर्चा में खेती की सारी समस्या और समाधान पे बात करते हैं। और पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार का जो मॉडल है वो हरियाणा पंजाब से शुरू होकर पूरे देश में क्रांति कर सकता है। और इसकी जरूरत है। जरूरत क्यों है, जैसे जैसे यूरिया डीएपी आए वैसे वैसे बीमारी आई तो अपने जो देसी बीज थे उनकी पैदावार में कमी आई, क्योंकि बीमारियां ज्यादा बढ़ गई। तो कंपनियों ने क्या किया, वही कंपनी तो यूरिया डीएपी देने वाली, वही कंपनियां उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यानी केमिकल देने वाली, स्प्रे देने वाली, इनका बड़ा बिजनेस चल पड़ा। फिर इन्होंने क्या कहा कि ये तो बीज कम पैदावार देते हैं, तो अब ज्यादा पैदावार के बीज लेके आओ। तो इन्होंने फिर उन्नत किस्में बोई, उगाई, और हर जगह, कई यूनिवर्सिटी तो पंजाब में होंगी, कई यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, कई यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया देश में है, और एक तो पूसा नाम की जो सेंटर है वो तो दिल्ली में बैठा रखा है स्पेशल किसानों को बर्बाद करने का। क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने बीज को, अपनी खेती को, अपने पानी को बचाने की बात नहीं की, केवल ये कहा कि भाई आप है ना नया बीज लो, ज्यादा पैदावार का बीज लो, और ज्यादा पैदावार के बीज के लिए क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा यूरिया डालो, और ज्यादा केमिकल डालो। और ये तादाद ये समस्या इस लेवल तक बढ़ी
1991 में आते आते इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बीज जो है ये काम नहीं कर रहे, तो अब उन्नत किस्म के बीज लेके आओ। तो इन्होंने हाइब्रिड लाना शुरू किया, और अगले 10 साल में जब हाइब्रिड ने भी काम नहीं किया तो कह दिया कि ये हाइब्रिड ने भी काम नहीं किया, तो आगे बोल दिया कि अब जीएमओ लेके आओ। यहां कपास का एरिया है कोई? जो राजस्थान का एरिया है, हरियाणा और पंजाब की जो राजस्थान बेल्ट है, वो पूरी कपास की है। कपास 100% जीएमओ है। जीएमओ यानी टोटल जहर है। इस पे डिटेल में तो लंबी चर्चा है। आप नमकीन का पैकेट देखो, बच्चों को आप जो भी खिला रहे हो बहन जी, आपके हाथ में है बच्चे दोनों, आप दोनों बैठी हो बहन जी, आप जब भी मार्केट से कुछ भी लेके आते हो खाने का, आप तो पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी पढ़ सकते हो, उसको पढ़ना एक बार। अभी 10 एक दिन पहले मैं चंडीगढ़ आ रहा था करनाल से, और बस में बैठा तो एक नौजवान बैठ गया आगे, 18-19 साल का। मैंने उससे वैसे बात कर ली, मैं भाई मैं बात कर सकूं आपसे? क्या पता मैं बोलना शुरू करूं, मना कर दे, मैं नहीं बात करता भाई। तो मैंने उसको पूछ लिया कि बात कर लूं? बोला हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको पूछा क्या काम करते हो? बोले कि मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूं, एमबीबीएस की। और वो पैकेट खा रहा था चिप्स का। उसने मेरे को बोला खाओगे? मगर ना, मैं नहीं खा रहा। उसने जब 2, 4, 10 पीस खा लिए, मैं बोला मैं बात करूं? बोला हाँ करो, मैं ये पैकेट दे दे। मैंने उसका पैकेट का पिछला हिस्सा पलटा तो उस पर कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, E630, E700, 471, 474 ऐसे। वो मैंने बोला कि अब मोबाइल निकाल और गूगल कर, और ये देख इनहेंसर, उसका नाम है फ्लेवर इनहेंसर, मतलब स्वाद को बढ़ाने वाले। E631 खोला तो उसकी तो आंख फट गई, उसमें तो चर्बी है। फिर पता चला वो 474 और 471, उसमें पता चला अगर ये खाए जाएं तो इसके साइड इफेक्ट हार्ट अटैक आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सिर में दर्द बढ़ता है, और कई बार तो ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। ये गूगल बता रहा, मैंने नहीं बताई। अब जब मैं उसको दिखा रहा था, उसकी आंखें ऐसे पहले तो थोड़ी थी, ऐसे 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 करके देख रही, और जितने उसमें चिप्स बच रहे थे वो ऐसे वैसे छोड़ दिए। मैं ये सोच रहा था, उसको बात कर रहा था उससे कि आपको मेडिकल में जाने की जरूरत है, मेडिकल लाइन में, या आपको ये पढ़ने की जरूरत है। तो वो बच्चा जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, वो ये कह रहा है भाई साहब हमें तो आज तक ये पता ही नहीं। कौन? जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा है, जो मेडिकल की ऊंचे लेवल की अंग्रेजी होती है मेडिकल लाइन की, तो शरीर विज्ञान तो टेढ़ा काम है, वो पढ़ने वाला ये कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं कि क्या है इसमें। तो हम जो आम समाज है, जो गांव में है, उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे कि उनको इन बातों का पता होगा? तो यहां से इन्होंने खेत में जहर दे दिया, फिर बीजों में जहर दे दिया, फिर जो भी आप खा रहे हो दुकान का उसमें भी जहर दे दिया, फिर जो चारा या घास आया उससे दूध आया, दूध में जहर आ गया, घी दही जो कुछ भी हो सारे में जहर आ गया। तो इस समय अपने पास अपने बच्चों को बचाने का कोई रास्ता दिखता नहीं। और फिर अभी मैं पिछले 1 साल से पंजाब में मीटिंगें कर रहे हैं हम, क्योंकि मुझे लगता है कि हरियाणा पंजाब में ज्यादा मेहनत करी जाए तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो मैं 6-7 महीने से अपने पंजाब के साथियों को एक बात कह रहा था कि यार मेरे को निहंग सिखों से मिलवा दो। आपका ध्यान रहना चाहिए, बाहर तो कुछ भी होता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी। तो अभी 1 साल के प्रयास के बाद, कौन सी जगह थी ये, उधर कहाँ गए थे? मोगा। 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले हम मोगा गए। हाँ, तो वहाँ हमें लगभग 20 से 25 निहंग सिख मिले, और जो हमने बात की तो ऐसा लगा कि कुछ उम्मीद हमें निकलेगी। क्योंकि क्या है कि जब तक हम अपने पूर्वजों की बातों को नहीं समझेंगे और ना उन पे अमल करेंगे तो समाधान निकलेगा नहीं, केवल बातें बातें रह जाएंगी। हम गुरुद्वारे में जाएंगे, हम मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, परिणाम कुछ आने वाला है नहीं। परिणाम आएगा उनके बारे में जो कह के गए हैं, उनकी कुछ बात पे अमल करें तो बात बने।
तो जब ये चर्चा पूरी चल रही थी तो एक चीज ये निकल के आई कि जब ये खाद गया, बीज गया, पशु गए, खेत गए, तो धीरे धीरे करके समाज ने सारी की सारी जो अपनी इज्जत और सम्मान की चीजें थी उनका सौदा कर दिया। खेत बेचना शुरू कर दिया, दूध बेचना शुरू कर दिया, बच्चे बेचने शुरू कर, बेची तो दिया हमने बच्चे, आधे से ज्यादा पंजाब हरियाणा विदेश में पड़ा है बेच बेच के जमीन। मेरा जो एरिया है उसमें काफी सिख कम्युनिटी काफी है, करनाल में जी। वहां मेरे पिताजी काम करते हैं तूड़ी का, तूड़ी खरीदते हैं और डेयरियों में बेचते हैं, मतलब लेन देन का काम, व्यापार का काम है पिछले 35 साल से। वो ये कह रहे हैं कि एक एक कोठी करोड़ों करोड़ों की है, लेकिन उनमें 2 ही जीव हैं बस, एक बूढ़ा 80 साल का, एक 75 साल की बुढ़िया। मर रहे हैं, वो सड़ रहे हैं, वो जी रहे हैं कि वो काट रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं, बस वो काट रहे हैं अपनी जिंदगी कैसे कैसे। और जो उनके बच्चे हैं वो तब आएंगे जब वो मर जाएंगे और यहाँ जमीन बेच के फिर बाहर वापस। उनको कोई मतलब नहीं है अपने माँ बाप से, कोई मतलब नहीं अपनी जमीन से, अपने घर से, कुछ नहीं रह रहा। तो हमने हर वो चीज की बोली लगा दी, क्योंकि सारी चीजों का सौदा करना शुरू कर दिया। और ये सौदा करना शुरू किया, इसका कारण था खेती का सत्यानाश। जब तक खेती मजबूत थी तब तक कोई परेशानी थी नहीं। और 1999 के आसपास सबसे पहले ये बैंगन लेके आए थे, बीटी बैंगन, जैसे अभी बीटी कॉटन है। आज आपका जो खान पान है, जितना भी स्नैक्स, जितना नमकीन है, समोसे हैं, जो कुछ भी है, उन सब में अगर आप पीछे पढ़ोगे पैकिंग के पीछे, तो उसमें तेल की जगह लिखा मिलेगा पाम ऑलिव ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड यानी बिनोला, बिनोले का तेल। और बिनोला 100% के लगभग वो बीटी है। बीटी का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे एक बीज है बिनोले का, उसका जीन निकाल लिया लैब में, और एक गुण निकाल लिया कीड़े का। ये जो बीटी है कीड़े का नाम है बैसिलस थ्योरोजेनिसस, है ना। उसका एक जीन निकाल के और उसके जीन में डाल दिया। अब वो जो नया बिनोला आया है, अब वो बिनोला नहीं बचा, अब वो आधा कपास बच गया और आधा कीड़ा हो गया है। जैसे हमारे पास क्या है, अब अभी अपने पास गाय है, देसी गाय है, हम नए दूध करवा देते हैं उसको इंजेक्शन रखवा के साहीवाल का। तो जो नई पीढ़ी आएगी, वो नई पीढ़ी आधी साहीवाल और आधी देसी नस्ल की आ जाएगी। सेम चीज यहां पे हो रही है। इन्होंने बीजों के साथ इन्होंने कीड़ों के जीन मिला दिए, और अब वो इतना सत्यानाश कर रहे हैं, सीधा कैंसर तक लेके आ रहे हैं। और इसलिए अपने बच्चों के जो स्वास्थ्य की हालत है वो पूरी तरह तबाही में है। हम जो बात कह रहे हैं वो ये है कि आपके सामने ये चीज है, आप पढ़ो। आपके सामने जितनी बातें मैंने कही, हरित क्रांति की बात कही, वो आप पढ़ो। बीटी कॉटन की या बीटी बीजों की बात कही, जीएमओ की, वो पढ़ो। स्नैक्स में, नमकीनों में जितना तेल डाला जा रहा है, उसमें जितने फ्लेवर मिलाए जा रहे हैं, जो कुछ उसमें मिलाया जा रहा है, वो सारा पढ़ो। और इन्होंने इतना शातिर तरीके से षड्यंत्र रचा है। एक कानून है जो खाद्य पदार्थों के लिए, FSSAI, है ना, उस पर किसी भी फूड प्रोडक्ट के पीछे लिखा मिलेगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसमें पहले ये था कि कानून में, नियम में, कि कभी भी आपके खाने के सामान में GMO नहीं मिलाया जाएगा, बीटी। लेकिन 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इन्होंने क्या कर दिया, उसको लागू कर दिया कि हम मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी सरकार की नजर में थोड़े दिन पहले जो जहर था, अब वो दूध है, अब वो जहर नहीं बचा। इन दोनों चीजों के कारण से आज आपका बच्चा जो कुछ भी खा रहा है वो टोटल केमिकल है। फिर एक और नया खेल खेला है, वो ये कि दुकान पे समोसे बनाने वाला, ब्रेड बनाने वाला या नमकीन बनाने वाला, कुछ भी बनाएगा जो तलेगा, वो खुला सरसों का तेल नहीं यूज कर सकता। अगर कोई खुला तेल यूज करता मिला तो उसको जेल होगी। तो कौन सा यूज करना पड़ेगा? जिसके ऊपर FSSAI होगा,
यानी जिसको उसका लाइसेंस ले रखा होगा। और लाइसेंस कैसे मिलेगा? जब उनकी टर्म कंडीशन पे वो काम करता होगा। और उनकी टर्म कंडीशन ये है कि आपको उसमें पाम ऑलिव ऑयल, कॉटन सीड ऑयल मिलाने ही पड़ेंगे। तो आप ना चाहते हुए भी खिलाना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे करके पहले ये बैंगन लेके आए, फिर ये कपास लेके आए, उसके बाद अब पिछले 8-10 महीने पहले इन्होंने सरसों को भी बीटी सरसों कर दिया, जीएमओ। और अब जो तेल हम सरसों का बड़े चाव से यूज करते थे देसी करके, अब वो भी जीएमओ होने वाला है सारा का सारा। और इन 4 फसलों के पीछे जो परमिशन मिली है, 16 फसलें और हैं। मक्का की है, सूरजमुखी की है, बाजरा की है, सारी की सारी जीएमओ होने वाली हैं। तो अपने पास इस समय खाने को ढंग से कुछ बच नहीं रहा। कोई बात नहीं, अंदर बैठ जाएंगे, रोक लेंगे। पानी पिला दिए थोड़ा भाई।